नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा पहला फ्रंट पेज है उस पर सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, उसमें दिया गया है आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम क्लैश साइड। जो आर्मी है, चाइना के पीएलए है, वो हमारे जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट साइड थी, जहाँ पे संघर्ष का पिछले 2 महीने से आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। पिछले महीने 15 जून को हमारे कुछ आर्मी के जो जवान थे वो शहीद हो गए और भी बहुत सारी घटनाएं वहाँ पे घटित हुई। तो वहाँ से जो आर्मी है 1.5 किलोमीटर बैक हो चुकी है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो आइए इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे और डेली अखबार में पढ़ते आए हैं और समझते हैं। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा हमारी होगी, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं आज कुछ एडिटोरियल पेज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझते हैं। और आज के जो हमारा मुख्य पॉइंट रहेगा जो भी डिस्कशन का, वो एडिटोरियल के 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स रहेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण मैसेज को कवर करेंगे और उनकी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं एडिटोरियल पेज के पहले आर्टिकल्स को। तो यदि बात करें इसके पहले आर्टिकल्स की, जो कि दिया हुआ है पुलिस टेरर एंड द थिएटर ऑफ लॉ, यानी कि जो पुलिस का जो टेरर है, पुलिस का जो भय है, और थिएटर ऑफ लॉ यानी जो लॉ एंड ऑर्डर यानी जो कानून का रंगमंच है, उसके बारे में एक विस्तृत दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बातों की चर्चा की गई है। देखिए, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हमें उन सभी स्टेटमेंट के अंतर्गत हमें कवर करना है उन टॉपिक को जो हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हो, यानी कि ये जो टॉपिक हो सकता है वो हमारे पॉलिटी के अकॉर्डिंग सुटेबल हो सकता है और इस पर एक विस्तृत चर्चा करने का आ भी सकता है और इसको हमें तैयार भी रखना चाहिए। तो यदि बात करें पुलिस टेरर की, तो अभी कल भी हमने हाल ही में बात की कि इससे संबंधित जो कुछ बातें थी, उस सिस्टम थे। और ये जैसे कि हमने कल बात की कानपुर का जो हमला हुआ गैंगस्टर वाला, और इसके अंतर्गत हम एक और घटना पढ़ेंगे जो हाल ही में हुई पिछले दिनों तमिलनाडु में, जिसके अंतर्गत एक पुलिस वाले ने एक जो शॉपकीपर था उसको मतलब कि अरेस्ट किया और कस्टडी में ही उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो घटनाएं घटी और पुलिस का जो छवि मतलब उभर के सामने आई है जो आम आदमी के पास, और आम आदमी किस प्रकार उस पर रिएक्ट कर रहा है, उन सभी बातों की एक आलोचनात्मक ढंग से यानी क्रिटिसाइज तरीके से उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए, हम किसी भी कंट्री की अगर बात करें या कोई भी मान लीजिए कोई एक्टिविटी ऐसी अगर हो जाती है तो हमें किस प्रकार उसको डील करना है, हमें ये आना चाहिए। ना कि जैसे मान लीजिए घटना हो गई, अब हम रिवॉल्यूशन कर दें, उस बात पे पूरा हम लोग क्रांति कर दें कि पूरे सिस्टम को बदल देंगे, ये कर देंगे, ऐसी कोई बातें नहीं। क्योंकि हमें एज मतलब क्रिटिसाइज तरीके से सोचना पड़ेगा, ना कि इमोशनल तरीके से, हमें लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे बात करें कि इसकी पहले स्टेटमेंट की, जो आप सभी लोग घटना ऑलरेडी जानते होंगे कि द मर्डर ऑफ जयराज एंड बेनिक्स एट द हैंड्स द लोकल पुलिस इन द सत्तमकुलम तमिलनाडु हैज़ प्रोवोक्ड नेशनल आउटरीच। तो इसमें वही बातें जो हमने बताया कि तमिलनाडु में जो केस हुआ, उसी के बाद में पुलिस के कस्टडी के दौरान ही एक जो जयराज बेनिक्स का जो केस था, इसके अकॉर्डिंग उन सब बातों की चर्चा की गई। तो यदि अगर बात करें इस आर्टिकल की, तो हमारे पॉलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया, बट इसमें कुछ आर्गूमेंट ऐसे भी देखने को हमें मिल जाएंगे जो किसी भी प्रकार से हमारे राइटिंग के लिए सुटेबल नहीं है, जो हम एग्जाम में जो राइटिंग करेंगे उसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ उसी प्रकार की दृश्य को दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना है किसी भी मेंस में किसी भी क्वेश्चन को लिखना है, तो आपको ऐसे वर्ड और ऐसे स्टेटमेंट का ही यूज करना है जो कि आपके लिए एक गुड सिटीजन का जो सिंबल है वो कहीं कहीं बेहतर तरीके से दिखे। ऐसा ना हो कि आप इमोशनल तरीके से कुछ भी बातें लिख दें या कुछ भी सोशल मीडिया को देखते हुए इसके अकॉर्डिंग अपनी बातों को वहाँ पे प्रदर्शित कर दें। तो ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करें कि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट भी हैं, बस हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे संबंधित कुछ जो आर्टिकल हम पिछले दिनों पर डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि हमने बताया, तो यदि हम सभी आर्टिकल को मर्ज कर दें, यानी जैसा कि हमने जो पिछले पढ़ा आज जो पढ़ेंगे, तो ओवरऑल हम पुलिस जो भी एक्टिविटी, पुलिस के एक्टिविटी के बारे में बातें हों, जैसे कल गैंगस्टर के अकॉर्डिंग हुआ, 20 जवानों की मतलब कि 20 पुलिस वालों को मतलब कि लगभग 20 या जो भी 8 थे उनकी मृत्यु हो गई, एक गैंगस्टर के द्वारा मार दिया गया उनको। तो ये बातें, और आज देख रहे हैं कि एक पुलिस के अकॉर्डिंग एक पुलिस के द्वारा एक शॉपकीपर, एक आम आदमी को मतलब कि जो भी हुआ कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। तो इन दोनों परिदृश्यों को अगर हम जोड़ दें, दोनों अप्रोच को अगर हम ऐड कर दें, तो हमें एक नया एंगल निकल के सामने आता है और उसी एंगल को हमें कैप्चर करना है, क्योंकि यही इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हमें टैकल करना है।
कि ओवरऑल यही कहा जा रहा है कल से एडिटोरियल और आज का जो एडिटोरियल दोनों को अगर मर्ज कर दें तो यही निकल के आ रहा है कि हमें पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहा है कि पुलिस में किस प्रकार हम रिफॉर्म कर दें, इन्हीं सब बातों की चर्चा कर रहा है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो जयराज बेनिक्स केस है देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना शॉप देर तक खोला था और जिसके कारण उनका किसी पुलिस वाले के साथ बहस हो गया और इसी के दौरान उनको कस्टडी में पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में रखने के दौरान ही कस्टोडियल उनकी डेथ हो गई, जिसके कारण वहाँ का जो माहौल है कुछ एग्रेसिव मूड में चल रहा है। और बता दें कि इस घटना की जो इन्वेस्टिगेशन है अब नेशनल लेवल पर हो रही है। तो इस प्रकार प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। लेकिन इस आर्टिकल में हमें यही बताया जा रहा है टोटल इस प्रकार कि कोई भी प्रॉब्लम जो भी हमारे सामने आए, जब भी मान लीजिए कोई फ्यूचर में ऐसी कोई इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एक लीगल फ्रेमवर्क की और एक सर्टेन गाइडेंस के साथ हमें उसको वर्क को अंजाम देना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में हो रही, इन फ्यूचर में ना हो या फिर ऐसी फ्यूचर में देखने को मिलती हो तो इसके लिए हमें एक लीगल फ्रेमवर्क को डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए एक सर्टेन गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस आर्टिकल का जो डिस्कशन है हम सभी को एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के माइंडसेट से करने की ज़रूरत है, ना कि किसी एक पुलिस की गलती की वजह से हमें जो टोटल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने की जो रिवॉल्यूशन करने की जो माइंडसेट आता है वो नहीं करनी होती, बल्कि हमें ये एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के माइंडसेट से सोचने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यदि हम बात करें, देखिए जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे आप, ये कंटेंट पढ़ेंगे स्टेट एंड द लॉ, और इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें लिखा है लॉ एज ए परफॉर्मेंस, कि लॉ को किस प्रकार परफॉर्मेंस करना चाहिए या किस प्रकार परफॉर्म कर रहा है। और इसके बाद एक्सेसिव फोर्स ऑन पर्पज ऑफ ब्रुटेलिटी, यानी जो भी कारण रहा हो ब्रुटेलिटी की, निर्दयी जिस प्रकार उनको मारा गया या फिर जो भी इसका रिजल्ट आया, तो हमको इतना चाहिए कि किस प्रकार यहाँ पे पुलिसिंग क्या है, पुलिसिंग का गोल क्या होना चाहिए और पुलिस की ड्यूटी किस प्रकार होनी चाहिए, और वहाँ पे जो अगर फॉल्ट हो रहा है, अगर कोई वहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उसको हमें कैसे डील करना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं दोनों साइड्स में गैप बन रहा है और इस गैप को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अर्थात हम बात करें गोल ऑफ पुलिसिंग की, कि किसी भी, जैसे मान लीजिए अभी हम कल ही बात की कि गवर्नेंस और किसी भी स्टेट की गवर्नेंस को मेंटेन करना है, तो वहाँ का जो गवर्न करे का जो हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस होता है। तो पुलिस होता है, तो पुलिस के द्वारा अगर एब्यूजिंग हो रही है, एब्यूजिंग मतलब कोई भी अभद्र बातें किसी के प्रति की जा रही है, तो आखिर किस कारण से की जा रही है। जबकि आप देखेंगे कभी कभी आप एक व्यवहारिक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक पढ़ा लिखा और मतलब शिक्षित है, एजुकेटेड कोई पर्सन है, तो उससे पुलिस का जो व्यवहार है, और एक जो रूरल एरिया का जो कोई ग्रामीण एरिया जो अनएजुकेटेड पर्सन है उससे बात करने का जो तरीका रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एजुकेटेड है तो लॉ एंड ऑर्डर और जो उसकी जो राइट्स हैं उन सभी बातों से परिचित होगा। यानी अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पुलिस के कितने राइट्स हैं, पुलिस का कितनी ड्यूटी है, पुलिस का जो लिमिटेशन है, इन सभी बातों को वो जानता है। ना कि जो पढ़ा लिखा जो सिटीजन है वो इन बातों को ना जानता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक गैप बनता जा रहा है। और इसका अगर हम अगला पहलू देखें तो पुलिस ऑलरेडी अपने ड्यूटीज़ को जानते होने के बावजूद भी अपनी नैतिकता को, यानी कि एथिक्स को, यानी कि मोरलिटी को भूल जाते हैं, जिसके कारण एब्यूजिंग ऑफ पुलिसिंग देखने को मिलता है। यानी पुलिस के द्वारा ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ किसी के प्रति देखने को मिलती हैं। उसके दो कारण हैं। पहली बात तो हमें अपने राइट्स का नॉलेज नहीं है। सेकेंड, या तो पुलिस के अंदर एथिकल नॉलेज नहीं है, यानी उसके अंदर मोरलिटी नहीं है। तो गोल्स ऑफ पुलिसिंग की बात करें, अब यहाँ पे ओवरऑल फोकस कर रहा है इस स्टेटमेंट के अंतर्गत। इस स्टेटमेंट और पिछले दिनों जो भी हमने पढ़ा उसको अगर मर्ज कर दें तो हम यही पाएंगे कि पुलिसिंग रिफॉर्म और पुलिस से संबंधित जो भी एक्टिविटी हैं उस पर विस्तृत चर्चा हमें करनी है। तो इसके लिए हम एक सेशन लेके प्रेजेंट होंगे जल्द ही। तो यदि हम इस स्टेटमेंट के अंदर बात करें कि गोल्स ऑफ पुलिसिंग क्या होती है, कि पुलिस की गोल क्या होना चाहिए अगर वो ड्यूटीज़ पे हैं, क्योंकि बहुत सारे पुलिस होते हैं। अगर हम बात करें मेजोरिटी की, कि अगर हम एक पुलिस की गलती से संपूर्ण जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर उंगली उठा दें तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होती है। वहाँ पे अगर हो सकता है कि कुछ पुलिस अपने प्रोफेशंस को भी बहुत तरीके से बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, जबकि कुछ पुलिस को एब्यूजिंग ऑफ पावर देखने को मिलता है।
जैसे ऐसी जिस प्रकार की घटनाएं घटी और इस प्रकार की मतलब कि रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो कई कई फॉर्म हैं उस चीज़ को देखने के। तो दृष्टिकोण हमारा हर चीज़ को देखने का एक बेहतरीन दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए कि किस प्रकार हम किस मैटर को डील करेंगे। तो गोल्स ऑफ पुलिसिंग की बात करें तो उसका जो गोल्स होता है प्रिवेंट क्राइम्स होता है एंड प्रोटेक्ट लाइफ होता है। हम जानते हैं अपराध को रोकना होता है और किसी के भी जीवन की सुरक्षा करना पुलिस का प्रथम दायित्व होता है। और भी हम बहुत सारे जानते हैं कि अपहोल्ड एंड इन्फोर्स द लॉ का पालन कराना होता है उसका एक प्रमुख गोल। कंट्रोल जो भी सिस्टम होते हैं कंट्रोल ट्रैफिक्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं पुलिस की कुछ ड्यूटीज़ कंट्रोल ट्रैफिक के बारे में। प्रोटेक्ट सिविल राइट्स, जो भी सिविलियन के राइट्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करने का एक प्रमुख जो कर्तव्य होता है पुलिस का होता है। और भी बहुत कुछ हम देखने को अक्सर मिलते हैं, पुलिस के कई फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुलिस के अल्टीमेट रोल है जो हमें देखने को मिलते हैं वो कई टाइप्स के हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पुलिस के अल्टीमेट रोल हैं जो हमें देखने को डेली लाइफ में मिलते हैं। और जैसे कि बात करें हम दो तरीके हैं। जैसे हम अगर बात करें जो पुलिस है उसको हम पहली बात तो जिसके अकॉर्डिंग हम ये इंसिडेंट देख रहे हैं जो ये घटना घट गई तमिलनाडु के अंतर्गत ये घटना हमें देखने को मिली, जिसके कारण हमारे अंदर जो पुलिस की जो छवि है जो इमेज है वो एक फॉर्म बनाती है। और अदर हैंड अगर हम बात करें कि पुलिस के द्वारा जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है इस समय जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक चल रही थी उसके अनुसार जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया वो भी एक अपने आप में सराहनीय कदम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि किसी एक विशेष पर्सन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्था का हम आकलन कर लें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलती है और ये हमारे लिए भूल है या फिर हमारी शिक्षा में कमी है। तो अगर जैसा कि हमने समझाया कि हम किसी भी पहलू को समझने के लिए उसको दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे क्रिटिसाइज तरीके से हमें किसी भी चीज़ को देखना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एडिटर का जो अप्रोच है इस संपूर्ण जो आर्टिकल के अंतर्गत वो इस पूरे मैटर को क्रिटिसाइज तरीके से देखने के लिए हमको कह रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सभी तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ये बात जरूर अवश्य मालूम होना चाहिए कि एडिटर के अकॉर्डिंग कि जब भी हम किसी इंसिडेंट को देखें या क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें उसके टोटल इंसिडेंट के सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। उस पूरे टोटल जो भी इंसिडेंट जैसे मान लीजिए जयराज इंसिडेंट हुआ इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल इसके सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि इसके बारे में कोई एग्रेसिव कदम उठाना चाहिए। अर्थात हम बात करें कि हमें किसी भी इंसिडेंट के सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए और किस प्रकार हम इसमें और भी बेटर सुधार कर सकते हैं और इसमें बेटर कर सकते हैं, इस प्रकार के कदम को हमें इनिशिएट करना चाहिए। और भी कई स्टेटमेंट इस आर्टिकल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं और इस मैटर का अगर हम कंक्लूजन में हम ये कहें इस टोटल जो भी सिस्टम है तो ये अपने आप में एक टोटल शॉर्ट नोट है, करीब 200 से आप 250 वर्ड्स में आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के अप्रोच से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑन पुलिसिंग पे एक बेहतरीन नोट तैयार आपका हो सकता है कि जो कि अगर हम बात करें इस मैटर कंक्लूजन का जो हम कह रहे थे कि जो पब्लिक एक्सपेक्टेशन है और जो पुलिस का रोल है। देखिए कभी भी आप कहते हैं कि पुलिस और जैसे पिछले दिनों घटना थी गंगवार वाली और आज घटना है तमिलनाडु की, तो कभी भी पब्लिक और पुलिस के बीच कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? आप ये बताइए हमको कि पब्लिक और पुलिस के बीच कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष कब देखने को मिलता है? जब पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन होती है पुलिस से और जो पुलिस का रोल होता है इन दोनों के बीच जब डिफरेंस होता है तो वहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। मतलब कि जब जो पुलिस की ड्यूटी है उसमें कहीं और पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है उससे जो आशा है उसमें डिफरेंस हो जाता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इन दोनों घटनाओं का यही अप्रोच है कि इन दोनों में उनके बीच का जो डिफरेंस है यही डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके कारण इस घटना को हमें देखने को मिला, ये घटना हमें देखने को मिली। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि पुलिस के कुछ महत्वपूर्ण रोल भी होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि मेंटेनिंग ऑर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट, प्रोवाइड सर्विस और भी बहुत सारे इसके वर्क होते हैं और इसके ड्यूटीज़ होते हैं और इसके रोल होते हैं जो कि पुलिस फॉलो करती है। और इन सभी एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि रोल की बात तो रोल पुलिस का होता है मेंटेनिंग ऑर्डर करना, लॉ इन्फोर्समेंट करना, नियम का पालन करवाना, प्रोवाइड सर्विस किसी को भी कोई भी सर्विस जैसे कि आप बात कर दिए कंट्रोल ट्रैफिक की, प्रोटेक्ट सिविल राइट्स की, इन सब जो प्रकार की सर्विस हैं ये सब पुलिस के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि पुलिस फॉलो भी करती है। और इन सभी एस्पेक्ट को भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और इस बातों को अभी हमें वर्णन करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा है
यदि हम बात करें कि अगले स्टेटमेंट में, द जयराज बेनिक्स केस मेक्स अस डाउट इफ सच अ मॉडर्न इम्पर्सनल स्टेट एग्जिस्ट इन इंडिया। यदि हम जयराज केस की बात माने, इस केस में कहा गया कि जो लोकल पुलिस है वो अपने आप को ही सॉवरेंटी में, जैसे अगले स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे कि जब दे वर्क एट द पर्सनल कमांड ऑफ देमसेल्व्स एज सॉवरेन्स इन ऑफ देयर ऑन लिटिल टेरिटरी, यानी कि जो लोकल पुलिस होती है, इसमें कहा गया कि डाउट अगर हम किसी भी स्मार्टन जो भी इम्पर्सनल सिस्टम चल रहा है, किसी भी चीज़ को स्वयं के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास किया जा रहा है इस इंडिया के अंदर जो भी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। तो यदि इसीलिए बात कर रहा है कि जो पुलिस है, और इसके दूसरे फॉर्म की बात करें तो दे वर्क एट द पर्सनल कमांड, ये जो भी वर्क करते हैं अपने पर्सनल कमांड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो करते हैं। सेकेंड, लोकल पुलिसमैन थिंक्स ऑफ देमसेल्फ एज सोवरियन इन देयर ऑन लिटिल टेरिटरी, कि जिस टेरिटरी में उनकी ड्यूटीज़ होती है, या फिर हम कहें जिस क्षेत्र में उनकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ के वो खुद से सॉवरेंटी बनना चाहते हैं, या फिर वो खुद को मतलब कि वहाँ के रूल मेकर या लॉ मेकर बनना के रूप में प्रेजेंट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी करते हैं और बिहेव करते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरे दोनों स्टेटमेंट के अंतर्गत कि जो लोकल पुलिस है वो अपने आप को सॉवरेन मानकर, लॉ मेकर बनकर उसी के हिसाब से जो बिहेव करती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम देख सकते हैं कि वो तो ये कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो पुलिस है उसके अंदर नैतिकता यानी एथिकल नॉलेज नहीं है, या इस चीज़ की कमी है, और साथ में जो सिटीजन है, जो नागरिक है, जो सिविलियन है, उसमें अपने राइट के अवेयरनेस की लैकिंग है। यानी जो सिटीजन है उसके अंदर खुद की जो राइट्स हैं उनमें जानने, उनके प्रति जो उनकी जानने की जो क्वालिटी है, उनका नॉलेज है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसी कमी कारण इन दोनों चीज़ों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे कहा गया कि अगले सिस्टम में और पूरे आर्टिकल के अंदर जो भी बातें की उसका पूरा सेंट्रलाइज्ड है पुलिस रिफॉर्म पे। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी या स्टेट को गवर्न करने के लिए वहाँ पर रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए। किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, जैसे आप लॉ एज ए परफॉर्मेंस अब बात करेंगे कि अवर सोसाइटी इज मींट टू गो वर्न बाय द रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट by a state about it imperially arbitrating social dispute. In reality, it is an area where everyone fights with their might over material resources, power, status, ideas and crucially और भी बहुत सारी बातें हैं कि कहा जा रहा है किसी भी सोसाइटी को जैसे मैंने गवर्न करना है, वहाँ पे रूल करना है, तो उस स्टेट को, उस क्षेत्र में, उस सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ मैन होना चाहिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ मैन होना चाहिए। अगर रूल ऑफ मैन हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो जैसा कि आप पिछले दिनों देखे, आज भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इन सभी में रिटर्न के जो भी रिफॉर्म के जो प्रोसेस है, और उन सभी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बना चाहिए, ना कि इलीगल कोई भी एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। तो पुलिसिंग में जो भी रिफॉर्म करना है उसके लिए हमें एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहिए, और इसकी ज़रूरत भी है। तो इस प्रकार हम पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एज आलोचनात्मक ढंग से, एज जो भी है हम बात करें कि उसमें पूरी इंसिडेंट जो घटा है इसके अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम सब इस केस के जो भी घटनाएं घटी, जो भी इंसिडेंट हुए, और जो भी इसमें जयराज केस के अंतर्गत बातें बताया गया कि हम कैसे इस प्रोसेस को, एडिटर का अकॉर्डिंग यही कहा जा रहा है, कैसे इस प्रोसेस को हम, प्रोसेस में जो भी घटना घटी उसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, और इस पूरे सिस्टम की कमियों को दूर कर सकते हैं, उससे बेटर बना सकते हैं, और बड़े ही लॉजिकल प्रोसेस इस केस को हमें मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि कहा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को हमें लॉजिकल ढंग से देखना चाहिए, ना कि इमोशनल ढंग से, और इसमें रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। तो ये कहा गया हमारे इस पहले आर्टिकल में। आइए देखते हैं सेकेंड आर्टिकल के बारे में, जो कि है डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। तो इस आर्टिकल की चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट की, जो डिसएंगेजमेंट मतलब होता है कि छूटना या फिर छूटना या किसी चीज़ का अलग होना, यानी कि जो डेज ऑफ हमने फ्रंट पेज पे जो देखा कि इसमें 1.5 किलोमीटर जो है PLA जो है चाइना की जो आर्मी है वो पीछे हट रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एडिटर अपनी एक महत्वपूर्ण सूचनाओं को देना चाहता है कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसका क्या लेके हम इस बातों में से किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। तो इन सभी से रिलेटेड हम देख रहे हैं, अगर हम बात करें पिछले 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने के न्यूज़पेपर को अगर हम कलेक्ट करें और उनका एक निचोड़ बनाएं, अगर हम बात करें तो 2 टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के अप्रोच से हो सकते हैं। पहला टॉपिक क्या हो सकता है? इंडिया चाइना रिलेशन, और
सेकेंड हमारा जो आर्टिकल सेकेंड टॉपिक जो बन सकता है वो है पेंडेमिक कोविड-19। तो इन दोनों टॉपिक्स का हम होल एंड सोल एक एक हम सिस्टम लेके आप सभी के सामने प्रेजेंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो भी अगर कई दिन के अगर पेपर को अगर पिछले 5 दिन के पेपर को हम ऑब्जर्व करें तो उसमें हम पाएंगे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में चाइना इंडिया की बातें जरूर की गई हैं और पेंडेमिक कोविड-19 की बातें जरूर उसमें रिलेवेंट है। तो इनसे रिलेटेड हम 2 सीरीज लेके आप सभी के सामने प्रेजेंट होंगे। पहले सीरीज के अंतर्गत इंडिया चाइना रिलेशन की बात हम करेंगे और सेकंड सीरीज के अंतर्गत हम आप सभी से जो भी पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आए, जो भी वर्ड्स आए, जो इंस्टीट्यूट के नाम आए, उन सभी का एक कलेक्शन डाटा लेकर प्रेजेंट होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगा और आप सभी से इसको पढ़ने के बाद, इसको तैयार करने के बाद अपना एक बेहतर अपनी पढ़ाई के अंतर्गत जो भी अपने अब तक द हिंदू पढ़ा है उसका एक होल एंड सोल सीरीज आप तैयार कर सकते हैं। तो ये पहली सीरीज हमारी होगी इंडिया चाइना रिलेशन, जिसके अंतर्गत हम जल्द ही पढ़ेंगे, जिसमें गलवान सिटी से लेकर जो भी हमारी घटनाएं घटी, जो भी इसके अंतर्गत इंसिडेंट हुए, उन सभी बातों का एक होल निचोड़ हम पढ़ेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। सेकंड सीरीज के अंतर्गत जो भी कोविड-19 संबंधित एक्टिविटी पिछले दिनों में हुई, उन सभी बातों का एक सीरीज हम सभी लेके प्रस्तुत होंगे। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं हमारे एस्पेक्ट से हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बातों का जिक्र है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो डेज ऑफ डिसएंगेजमेंट मतलब कि जो मुक्ति का दिन है, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट का जो दिन चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट का जो टाइम चला था, उसमें कुछ अब दूरी बन रही है, यानी उसमें कम से कम कमी हो रही है, या फिर अब एक दूसरे से ना दूर जाने का जो समय आ रहा है, वो उसका दिन चल रहा है, या फिर वो एक्टिविटी हो रही है। एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज मिलिट्री, दे मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज। कि एज इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना डिसएंगेज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर कहें कि उस सिस्टम से जहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट का सिस्टम था उससे कहीं ना कहीं उन दोनों का दूरी बन रही है, मतलब कि अब वो स्थिति कुछ कंट्रोल में चल रही है। तो इस आर्टिकल के अंदर हम यही पढ़ चुके हैं, जो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इस आर्टिकल में यही बात करेंगे और इससे हमें यही पता चलता है कि जो मंडे को स्टेटमेंट आया डिसएंगेजमेंट की जो बातें हो रही थी और बातें शुरू हो गई थी ऑलरेडी, हमारे जो भी हेड सिस्टम्स हैं उन सभी से बातें हो रही थी, और मंडे तक एक स्टेटमेंट आया और उसमें ये लिखा रहा कि इंडिया और चाइना में डिसएंगेज हो रहा है, यानी उसमें स्थिति को कंट्रोल करने की एक्टिविटी को देखा जा रहा है। तो मस्ट स्लोली सीक टू रिबिल्ड ट्रस्ट इन टाइज, हमें इन दोनों जो भी टाइज थी, जो भी ये परेशानी थी, उसमें हमें धीरे धीरे रिबिल्ड करना चाहिए, ट्रस्ट को, जो विश्वास है उसको फिर से बनाने का प्रयास करना चाहिए, परंतु धीरे धीरे बनाने का प्रयास करना चाहिए। आफ्टर 2 months ऑफ स्टैंड ऑफ अलॉन्ग द LAC न्यूज दैट इंडिया एंड चाइना आर डिस्कसिंग अ फुल डिसएंगेजमेंट बट मस्ट बी वेलकम रिलीफ। कहा जा रहा है कि 2 महीने की स्टैंड अप के बाद, यानी जो 2 महीने का स्टैंड अप हम लोग देखे ऑलरेडी, यानी जो गतिरोध था, जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसके बाद जो LAC पे जो भी समस्या हमें दिखी पिछले 2 महीनों में, उसके बाद इंडिया और चाइना के लेकर जो डिस्कशन हुई, डिस्कशन में डिसएंगेजमेंट की बातें लेकर आई, वो हमारे लिए एक वेलकम रिलीफ है, वो एक अच्छी खबर है। बट इट मस्ट बी टेम्पर्ड बाई ए कॉशन until all detail of the plan to de-escalate troops and tension are clear। लेकिन जो भी मतलब कि इसके प्रति जो भी कदम उठाए जाएं, जो भी टेम्पर्ड बाई कॉशन अंटिल डिटेल, कि जब तक उस आगे जो भी अगर कदम उठाए जाएं उसको बड़े ही सोच समझ के उठाए जाएं, क्योंकि जो भी जब तक टेंशन क्लियर ना हो, जो भी तनाव है वो क्लियर ना हो जाए, तब तक हमें बहुत ही सावधानी के साथ अपने सभी कदम को उठाना चाहिए। मतलब हमें धीरे धीरे ट्रस्ट को बिल्ड तो करना है, लेकिन जो भी एक्टिविटी हुई उसके बाद बड़े सावधानी के साथ हमें कदम उठाना चाहिए, और जो भी टेंशन है जब तक समाप्त हो जाए तब तक हमें इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे लिखा है कि troops and the conversation between the special representation India's NSC Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi on Sunday, which led to the announcement, has given hostilities or necessary pause। कि जो भी बातें हुई पिछले दिनों में, while the statement made in New Delhi and Beijing were not identical इन लैंग्वेज, जबकि कहा जा रहा है कि किसी भी बड़े स्तर पे जो लीडर्स थे हमारे देश के, मान लीजिए PM मोदी जी हैं और वहाँ पे हैं शी जिनपिंग जी, उन दोनों के स्तर पे कोई भी नहीं हुई, जबकि
जो हमारे इंडिया के एनएससी अजीत डोभाल हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, वांग ही, इन दोनों के अंतर्गत इन दोनों में संडे को बातें हुई और इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए। ये जो हॉस्टिलिटीज है नेसेसरी पाउच चाहिए, क्योंकि इस दोनों जो देश के चाइना के हो गए फॉरेन मिनिस्टर वांग ही और भारत के हो गए अजीत डोभाल, इन दोनों में जो भी बातें हुई उसमें यही निष्कर्ष निकाला गया, यही घोषणा की गई कि जो हॉस्टिलिटीज है, जो शत्रुता है, जो इनमी, जो एक दूसरे के प्रति जो वैर की भावनाएं थी, जो हॉस्टिलिटीज थी और नेसेसरी पाउच, इसमें कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है, इसमें कहीं ना कहीं रोकना इसको आवश्यक है। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत की गई हैं और ये सब बातें चर्चा हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट के अंतर्गत कि विथ जो भी बातें करी द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर whether it will be continue its course of economic counter measures against China, including the banning of apps, investment restriction and import slowdown। कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपने इस वक्त बातें चल रही हैं कि हॉस्टिलिटी जो है, शत्रुता है, उसको कहीं ना कहीं प्यूज करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले दिनों की बातों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, जो जिसमें हमारे 20 इंडियन सोल्जर जो थे वो मारे गए, वो उनके साथ जो भी घटनाएं हुई और उसके बाद जो भारत की तरफ जो एक्टिविटी उठाई गई, जैसे वहाँ के चाइना पे कुछ बैन लगाए गए, उसके 59 जो ऐप थे उनको बंद कर दिया गया और भी बहुत सारे उसके इंपोर्ट पे बैन कर दिया गया, उसके इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया और भी बहुत सारी एक्टिविटी थी। तो क्या सरकार जो आगे भी है काउंटर मेजर अगेंस्ट इन चाइना, जो भी इकोनॉमिक संबंधी जो भी उस पर बैन लगाई थी, क्या उसको कंटिन्यू कर पाएगी? इससे संबंधित जो भी उस पर मतलब कि बैन लगाई थी, क्या उसको कंटिन्यू कर पाएगी? तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है। तो एज अ प्रोसेस टू रिस्टोर पीस बिगिन रिस्टोरिंग स्टेटस क्यो एंटी in bilateral trust may be more difficult for the foreseeable future, but in small step over time, India and China must return to a more balanced relationship। कहा जा रहा है किसी भी मतलब कि जैसे कि जो भी एक्टिविटी पिछले दरमियान हमें देखने को मिली, इसमें पीस रिस्टोर को हमें जो शांति है उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए, फिर से बहाल करना चाहिए और जो भी स्टेटस है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। बायलैटरल ट्रस्ट, दोनों तरफ ट्रस्ट फिर से बने, इन सब बातों की भी चर्चा करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें अपने आप में मोर डिफ़िकल्ट हो गई हैं अब, जो ये प्रेजेंट टाइम है, अब इसमें ये सब बातें बहुत ज़्यादा कठिन हो गई हैं, इस सब चीज़ों का पालन करना, कि उस पर फिर से विश्वास किया जाए, फिर से शांति की बातें की जाए, ये सब बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं। बट इन स्मॉल स्टेप ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ फ्यूचर में हमें छोटे छोटे कदम के साथ छोटे छोटे प्रयासों द्वारा इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रस्ट है, रिलेशनशिप बिल्ड तो करने के लिए जो भी ट्रस्ट है बड़े ही बैलेंस के हिसाब से बनाया जाए, बहुत ही हिसाब से बनाया जाए, ना ही अधिक हो ना ही कम हो, एक बैलेंस के हिसाब से उसके बीच में ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया जाए, ना कि बहुत ही अधिक मात्रा में जैसा कि इस वक्त हमारे देश में देखने को मिल रहा था। तो जो भी हमें रिलेशन क्रिएट करना चाहिए चाइना के साथ, वो बड़े ही बैलेंस मूड में करने चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे दो एडिटोरियल के 2 आर्टिकल जिसको हमने आज पढ़ा, और अगले दिन हमारा जो हमने आप सभी को इम्पोर्टेंट नोटिस दिया कि हम 2 सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको इंडिया और चाइना के बीच जो भी रिलेशन थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, उन सब बातों की चर्चा होगी। और दूसरा जो पैंडेमिक चल रही थी उसका एक ओवरऑल सीरीज लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और पढ़ते रहिए।